हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों का। ठीक है, सब लोग पढ़ाई हो रही है, जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने मेंडलिज्म ख़त्म कर दिया था, याद है। और साथ में पैरेलली हम लोग इस चैनल पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी पढ़ रहे हैं। मतलब 11th का एक चैप्टर और 12th का एक चैप्टर। 11th में सेल के बारे में और 12th में जेनेटिक्स के बारे में, ये हम लोग पैरेलल पढ़ रहे हैं। ठीक है, होपफुली आपको पसंद आ रहा होगा, कुछ सीखने को मिल रहा होगा, क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। लास्ट डे हम लोगों ने मेंडलिज्म में क्वेश्चंस किया था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन हैं मेंडेलियन प्रिंसिपल पे बेस्ड, टेस्ट क्रॉस पे बेस्ड, वो अब आप आराम से कर पाएंगे होपफुली। ठीक है, और आज का लेक्चर जो है, आज का लेक्चर है पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस में, मतलब मेंडल के बाद जेनेटिक्स में क्या क्या चेंजेस आए, फाइंडिंग्स हुई, इसके बारे में है। तो हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं आज, और वन जीन इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। वन जीन इनहेरिटेंस मतलब सिंपल सोचिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक जीन के बारे में एक कैरेक्टर को लेकर अगर काम किया जाए, दैट क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड एंड वन जीन इनहेरिटेंस। तो आज हम लोग एक जीन इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्या सुना आपने? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कंप्लीट नहीं है, मतलब नाइदर एलिल इज डोमिनेंट। सुना आपने? क्या बोला मैंने? नाइदर एलिल इज डोमिनेंट, मतलब देयर इज नो डोमिनेंस रेसेसिव इंटर रिलेशनशिप। जो डोमिनेंस रेसेसिव इंटर रिलेशनशिप होता था कि एक एलिल एक्सप्रेस करता था, दूसरा छिप जाता था, वो यहां नहीं होगा। तो क्या होगा, यही हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ऑब्जर्व्ड बाय, गिवन बाय कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस, याद कीजिए, he was one of the rediscoverer of Mendelian principle। याद कीजिए, मेंडेलियन प्रिंसिपल को रीडिस्कवर करने वाले 3 लोग में से ह्यूगो ड्यूबरिस, कार्ल कॉरेंस और सेरमाक में से कार्ल कॉरेंस थे। और कार्ल कॉरेंस ने ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस फिनोमेना दिया है। किसमें दिया है? तो मिराबिलिस जलापा और एंटीरिनम मेजस में विथ रिस्पेक्ट टू फ्लावर कलर। सुना आपने? फ्लावर कलर के रिस्पेक्ट में मिराबिलिस जलापा, मतलब 4 o'clock प्लांट, जिसको गुलबंशी भी बोलते हैं, और एंटीरिनम मेजस मतलब स्नैपड्रैगन में, डॉग फ्लावर में, इसमें दिया। किसने दिया? कार्ल कॉरेंस ने दिया। कौन सा फिनोमेना दिया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया। सुना आपने? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नाइदर एलिल इज डोमिनेंट, it is an exception to law of dominance. Third, there is no dominance recessive interrelationship. Clear? ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पे डोमिनेंस फिनोमेना नहीं हो रहा है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली? F1 प्रोजेनीज आर इंटरमीडिएट टू पेरेंटल टाइप। हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे? F1 प्रोजेनी जो होंगे वो पेरेंटल टाइप के इंटरमीडिएट होंगे। क्या होता था लॉ ऑफ डोमिनेंस में कि F1 प्रोजेनी एक पेरेंटल टाइप की तरह होते थे, जो डोमिनेंट होता था उसकी तरह होते थे। बट यहां पे F1 प्रोजेनीज आर इंटरमीडिएट टू बोथ पेरेंटल टाइप, मतलब दोनों के कैरेक्टर का मिक्सिंग हो जाएगा। आप कंफ्यूज हो गए क्या? बिल्कुल नहीं होना है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि कुछ बुक इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस में मेंशन करते हैं कि आफ्टर मेंडेलियन इनहेरिटेंस which phenomena is considered as blending inheritance, the phenomena is called incomplete dominance। सुना आपने? अगर किस कंसेप्ट को ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की तरह माना जा सकता है तो वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। बताऊंगा अभी मैं क्यों। बस ये समझिए कि यहां पर F1 प्रोजेनीज आर इंटरमीडिएट टू पेरेंटल टाइप, मतलब दोनों के मिक्सिंग से जो कैरेक्टर आएगा वो दिखेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्लैरिफाई करूंगा क्या मतलब है। ठीक है, तो किसमें देखा? तो एंटीरिनम में और मिराबिलिस में विथ रिस्पेक्ट टू फ्लावर कलर। हैव अ लुक, देखते हैं जरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिराबिलिस में या एंटीरिनम मेजस में रेड कलर के फ्लावर होते हैं, इसको डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल R, और वाइट कलर स्मॉल r। गेमेट फॉर्मेशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ ही चुके हैं। गेमेट फॉर्मेशन हुआ, क्रॉसिंग हुआ, और फ्यूजन के बाद ये प्रोजेनी बन गए F1 प्रोजेनी। अब अगर हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे होते तो रेड और व्हाइट का प्रोजेनी F1 जनरेशन में रेड होना चाहिए था, लेकिन यहां हो गया पिंक। जैसे हम लोग सिंपली रेड कलर और व्हाइट कलर को मिला दें और मिक्स कर दें तो कौन सा कलर होगा? पिंक। आप समझ रहे हैं ना? मतलब ये ब्लेंडिंग फिनोमेना को सपोर्ट कर रहा है। तो क्या मेंडेलियन जो सिस्टम था पूरा, जो इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ा, ब्लेंडिंग को डिस्कार्ड करके, वो गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। ये F1 जनरेशन में इंटरमीडिएट प्रोजेनीज बन रहे हैं, बट अगेन आफ्टर सेल्फिंग इन F2 जनरेशन रीअपीयरेंस ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर डिस्कार्ड्स
ब्लेंडिंग कंप्लीटली। सुना आपने कि F1 जनरेशन में थोड़ी देर के लिए ये भ्रम हो सकता है, या लग सकता है कि ये ब्लेंडिंग फिनोमेना है, जैसे रेड और वाइट कलर को मिलाने से पिंक बन जाता है। लेकिन हम लोग रेड और वाइट कलर को मिला के पिंक बना लेंगे तो पिंक से फिर रेड वाइट अलग नहीं कर पाते हैं, दैट इज ब्लेंडिंग। समझा आपने? अगर हम लोग रेड और वाइट को मिलाते पिंक बन जाता, और पिंक से फिर रेड वाइट अलग नहीं कर पाते, दैट इज ब्लेंडिंग। But here in F2 generation, parental color will appear again. It means there is no blending. ये blending नहीं है, blending की तरह दिखता है। बताऊंगा क्या, यहाँ पे partial expression of gene है, इस वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन फिर से independently जब अलग अलग आ रहे हैं, ये कैपिटल R तो fully express कर रहे हैं, ये भी fully express कर रहा है, और ये red हो गया कैपिटल R, ये pink हो गया, ये white हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि phenotypic ratio क्या है, 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और ये हो गया 1। तो फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1, एक रेड, 2 पिंक और एक वाइट। और जीनोटिपिक रेशियो भी है कि कैपिटल डबल आर रेड है, हेटेरोजाइगस आर पिंक है, और स्मॉल डबल आर वाइट है। तो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 1:2:1। सुना आपने? तो ये हम लोगों ने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। मतलब नाइदर एलिल इज डोमिनेंट, देयर इज नो डोमिनेंस रिसेसिव इंटररिलेशनशिप, ठीक है। समटाइम्स कंसीडर्ड एज ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, बट ब्लेंडिंग concept was completely discarded in F2 generation due to reappearance of parental character, ठीक है। पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 1:2:1, observed by Carl Correns in Mirabilis jalapa anterenum majus with respect to flower color, also observed in Andalusian fowl। एक बर्ड में किया गया, वहाँ पे ब्लैक कलर का और स्प्लैश वाइट को क्रॉस कराया गया था, तो ब्लू कलर के बन गए थे। और फिर F2 जनरेशन में उसी 1:2:1 मतलब ब्लैक, ब्लू और वाइट बन गया था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को किसने दिया, तो कॉरेंस ने दिया, और फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो के बराबर है, ये 1:2:1 है। लेट्स कम टू अनदर कंसेप्ट। ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। ऑब्जर्व्ड इन एवोल्यूशन फॉल, समटाइम्स कॉल्ड ब्लेंडिंग, बोल चुके हैं क्या है। लेट्स कम टू कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, को टुगेदर, कोऑपरेशन, कोएजुकेशन, कोडोमिनेंस यहाँ है। हम लोगों ने पढ़ा था, याद कीजिए, हम लोग पढ़ चुके हैं कंप्लीट डोमिनेंस। बोले सर नहीं पढ़ा है। अरे यार, जो डोमिनेंस पढ़ा था मेंडेलिज्म में वही है कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। पढ़ चुके थे कि जिसमें एक एलील एक्सप्रेस करेगा, दूसरा छिप जाएगा, पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट, आधा अधूरा, किसने दिया था, कार्ल कॉरेंस ने दिया था, और बताया था ये कि F1 प्रोजेनीज आर इंटरमीडिएट टू पेरेंटल टाइप, ठीक है। और वहाँ भी वो भी एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डोमिनेंस था, वहाँ भी वायलेशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल हो रहा था, और वहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो के बराबर था, ठीक है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है, कोडोमिनेंस में वहाँ नाइदर एलिल इज डोमिनेंट था, यहाँ पे बोथ एलिल्स आर डोमिनेंट। समझा आपने? ये बेसिक डिफरेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बोलेंगे नाइदर एलिल इज डोमिनेंट, यहाँ बोलेंगे बोथ एलिल्स आर डोमिनेंट, दैट इज कोडोमिनेंस। आया समझ में? वहां पर बोलेंगे F1 प्रोजेनीज आर इंटरमीडिएट टू पेरेंटल टाइप, यहां बोलेंगे F1 प्रोजेनीज रिजेंबल बोथ पेरेंटल टाइप। आया समझ में? डिफरेंसेस समझते चलिए, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं रखा है इसमें। समझा आपने? तो कोडोमिनेंस में बोलेंगे F1 प्रोजेनीज रिजेंबल बोथ पेरेंटल टाइप्स, मतलब F1 प्रोजेनी अपने दोनों पेरेंट के फीचर्स को कैरी करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे अभी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर भी फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो के बराबर होगा, वो होगा 1:2:1, ठीक है। और वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस होगा। ये सारी बातें हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल पे आते हैं, और कुछ रखा नहीं है इसमें। तो एग्जाम्पल है सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल। क्या है बताइए? कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल। देखा क्या गया कि रेड कलर्ड कैटल को क्रॉस कराया गया व्हाइट कलर्ड कैटल से, सॉरी, ठीक है। गैमेट बनेंगे कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल W, ठीक है। F1 जनरेशन में ये जीनोटाइप आएगा,
लेकिन फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ये हम लोग रेड काव लेके चले थे और ये वाइट काव लेके चले थे। रेड मतलब ब्राउनिश रेड जो है वो है, और यहाँ पे आ गया ये रोआन। रोआन का मतलब है पैचेस ऑफ रेड एंड वाइट। ठीक है, मतलब देखा होगा आपने कैटल को, इस पे रेड पैचेस भी होते हैं, वाइट पैचेस भी होते हैं। दैट कलर इज कॉल्ड रुआन। ठीक है, मिक्सचर ऑफ रेड एंड वाइट। और यही फिनोमेना है कोडोमिनेंस का। मतलब कैपिटल आर भी एक्सप्रेस कर रहा है रेड के फॉर्म में, कैपिटल डब्ल्यू भी एक्सप्रेस कर रहा है वाइट के फॉर्म में। सो दिस F1 progeny resemble both parental type, both allele will express together, that is called codominance। इसके बाद कुछ भी नहीं रखा है, सेल्फिंग कराएंगे। और आफ्टर सेल्फिंग वी गेट 3 types of phenotype as well as genotype। कैपिटल R 2/4 RW and 1/4 WW। दिस इज F2 जनरेशन। व्हाट शुड बी द phenotype? ये हो जाएगा रेड, ये होगा रोआन और ये होगा वाइट। तो आप देख सकते हैं जीनोटिपिकली भी ये 3 टाइप के बने हैं और फिनोटिपिकली भी ये 3 टाइप के बने हैं। तो फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 1:2:1। तो ये रहा फेनोमेना कोडोमिनेंस का, जो बताया पहला एग्जांपल ये है कोट कलर इन शॉर्ट हॉर्न कैटल। ठीक है, चलिए आते हैं अब कोडोमिनेंस के नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये है MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम तो बहुत कॉमन है, सब लोग जानते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोगों का ब्लड ग्रुपिंग होता है, A ब्लड ग्रुप, B, AB और O। ठीक है, लेकिन ये एक नया सिस्टम, नया नहीं मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं नया। ठीक है, ये सिस्टम MN ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज आल्सो गिवन बाय लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने ही MN ब्लड ग्रुप सिस्टम दिया था, और ये भी सरफेस एंटीजन पे बेस्ड है। ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन RBC मेम्ब्रेन, मतलब इट इज बेस्ड ऑन ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट ऑन RBC मेम्ब्रेन। आरबीसी का मेम्ब्रेन जो है वो एक्सटेंसिवली स्टडीड मेम्ब्रेन है। हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा जानकारी हम लोगों को आरबीसी मेम्ब्रेन के बारे में ही है। तो उस पर पर्टिकुलर एंटीजन के बेसिस पे ब्लड ग्रुपिंग किया गया ए बी, और एक डिफरेंट टाइप के ग्लाइकोप्रोटीन के बेसिस पे 2 ब्लड ग्रुप बनाए गए, एम ब्लड ग्रुप, एन ब्लड ग्रुप। इनिशियली क्या सुना? एम फॉर मंकी और एन फॉर नेस्ट, समझा? तो इनिशियली 2 तरह के ब्लड ग्रुप बनाए गए। किसने बताया? लैंडस्टीनर ने। तो उसके बेसिस पे 2 तरह के एलिल बन गए, LM एलिल और LN एलिल। तो एक इंडिविजुअल है जिसका M ब्लड ग्रुप होगा तो ये जीनोटाइप आएगा, और जिसका N ब्लड ग्रुप होगा ये जीनोटाइप आएगा। गेमेट फॉर्मेशन किया गया तो ये F1 प्रोजेनी बना, LM और LN एक साथ आए। तो क्या देखा लैंडस्टीनर ने कि इनका ब्लड ग्रुप MN टाइप आया। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं अब शायद, देखिए ध्यान से देखिए, ये रहा आरबीसी सपोज, ठीक है, ये रहा आरबीसी। अब देखिए तो इस कैपिटल LN जीन की वजह से, एल की वजह से इस आरबीसी पे ये ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, एन एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। उसी तरह इस कैपिटल M की वजह से M एंटीजन का फॉर्मेशन होता है। अब तो समझ रहे हैं, ठीक है। M ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी पे M एंटीजन, N ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी पे N एंटीजन। लेकिन जब किसी इंडिविजुअल में LM और LN ये दोनों एलिल आते हैं, देन व्हाट वुड बी द पिक्चर ऑफ आरबीसी? ध्यान दीजिए, आरबीसी पे क्या देखा लैंडस्टीनर ने कि अरे M ब्लड ग्रुप भी आ गया, N ब्लड ग्रुप भी आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कैपिटल L एलिल, LM एलिल और LN एलिल दोनों एक साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन बना रहे हैं। तो यही तो कोडोमिनेंस है, बोथ एलिल विल एक्सप्रेस टुगेदर, फेनोमेना इज कॉल्ड कोडोमिनेंस। अब तो समझ गए, तो ये MN ब्लड ग्रुप होगा। तो बताइए व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो? अगेन 1:2:1। बताइए इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? M होगा ना, इसका क्या होगा? MN होगा, और इसका क्या होगा? N होगा। तो यही तो है कोडोमिनेंस, 1:2:1, बोथ एलिल विल एक्सप्रेस टुगेदर।
ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल आते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है HbA-HbS जीनोटाइप इन सिकल सेल एनीमिया। पढ़ेंगे हम लोग सिकल सेल एनीमिया को, पढ़ेंगे हम लोग कहाँ पे, आइदर हम लोग पढ़ लें जेनेटिक डिसऑर्डर्स में या फिर प्लियोट्रोपी में, देखते हैं जहां भी होगा हम लोग पढ़ेंगे। तो सिकल सेल एनीमिया में बेसिकली होता क्या है, वी हैव बाइकॉन्केव टाइप ऑफ आरबीसी एंड ड्यू टू जेनेटिक डिफेक्ट आरबीसी बिकम सिकल लाइक। सिकल समझते हैं, हंसिया समझते हैं, घास काटने वाला है ना, उसी के जैसा बन जाता है, इसलिए इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, पढ़ेंगे क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है उसकी। अभी ये समझना है आपको कि अगर किसी इंडिविजुअल में HbA और HbSG एलेल, ये देखिए यहां दिखा रहे हैं, HbA HbS एलेल दोनों एक साथ आता है, देन बोथ विल अपीयर टुगेदर, बोथ विल एक्सप्रेस टुगेदर, दोनों एलेल एक साथ एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, वो आदमी ऐसे तो बहुत सफरर नहीं होगा, लेकिन जब ऑक्सीजन डिप्राइव कंडीशन होगी तो उसे सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होगा। आ रहा समझ में? इसका मतलब ऑक्सीजन डिप्राइव कंडीशन में दे में सफर, अदरवाइज दे बिहेव लाइक नॉर्मल। HbA HbS एलेल आर कोडोमिनेंट टू ईच अदर। आया समझ में? ये थर्ड एग्जांपल है, क्या है, कैसे होता है सिकल सेल एनीमिया, ये सब बातें हम लोग करेंगे। एंड लास्ट एग्जांपल है AB ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग, ये भी हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि देखिए चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है। अब मैं AB ब्लड ग्रुप पढ़ाते पढ़ाते AB ब्लड ग्रुप बताने, A और AB ब्लड ग्रुप बताने के लिए सारे ABO सिस्टम को अभी यहाँ नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक है कोडोमिनेंस। तो आप कोडोमिनेंस पे फोकस करें कि बेसिकली AB ब्लड ग्रुप के लिए क्या है समझना है, कैपिटल IA जीन जो होता है ये A ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और IB एलेल B ब्लड ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिमिलरली आप समझिए B एंटीजन B ब्लड ग्रुप, आया समझ में? उसी तरह जैसे भी समझा, किसी इंडिविजुअल में अगर ये दोनों एलेल एक साथ आएंगे तो फिर आप समझें कि आरबीसी पे क्या होगा, आरबीसी पे फिर दोनों तरह के एंटीजन, ए एंटीजन सपोज कर लेते हैं रेड से, यहाँ ए एंटीजन कैपिटल IA ने दिया, ठीक है, समझा आपने, IA ने दिया, दिख रहा है आप लोगों को IAIB, ये जीनोटाइप है, ये जीनोटाइप आरबीसी पे क्या कर रहा है, देखिए तो कैपिटल IA एलेल ए एंटीजन दे रहा है, IB एलेल B एंटीजन दे रहा है, जैसे MN में देखा था। उसी तरह IAIB एलेल आर कोडोमिनेंट, बोथ विल एक्सप्रेस टुगेदर, और व्हाट विल बी द, बोलो, ब्लड ग्रुप ऑफ दिस इंडिविजुअल, देन ब्लड ग्रुप विल बी AB। आया समझ में? तो इस केस में भी AB ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग में जो है वो भी एग्जाम्पल है, वो भी किसका, कोडोमिनेंस का, इन विच IA and IB alleles are codominant. That's it. तो होपफुली आप समझ चुके होंगे कोडोमिनेंस क्या है। तो हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक क्या क्या पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, बोथ आर exception to law of dominance, and both have same phenotypic and genotypic ratio, that is 1:2:1। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। लेट्स कम टू कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। हम लोग डोमिनेंस फिनोमेना पढ़ चुके हैं, कंप्लीट डोमिनेंस पढ़ा, जो पढ़ा था मेंडेलियन थ्योरी में वो कंप्लीट डोमिनेंस कहलाता है, और एक्सेप्शंस में हम लोगों ने पढ़ा कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये डोमिनेंस फिनोमेना है क्या और क्यों है। ठीक है, तो NCERT में ये दिया हुआ है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, तो एग्जाम के लिए, नीट के लिए या किसी भी टेस्ट सीरीज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है, इसलिए ध्यान से सुने क्या है। तो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस में जो पहला स्टेटमेंट मैं बोलने वाला हूँ वो ये है कि डोमिनेंस इज नॉट द इंडिपेंडेंट फीचर ऑफ एलेल। कोई एलेल डोमिनेंट है वो उसका इंडिपेंडेंट फीचर नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन एलिक इंटरैक्शन। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि वो डोमिनेंस नेचर शो करेगा या नहीं, कि उसके साथ में कौन सा एलेल है। ठीक है, तो इसका मतलब कुछ बात जरूर है एल डोमिनेंस होने के और रिसिव होने के पीछे। तो क्या है समझते हैं। ऐसा माना गया कि इनिशियली देयर वाज अ नेटिव जीन, ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम लोग ए जीन है, नेटिव जीन है, नॉर्मल जीन है, विच प्रोड्यूसेस और प्रोड्यूस्ड
नॉर्मल एंजाइम, ये नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, ए पेप्टाइड बना रहा है सपोज कर लो, तो हम लोग मान लेते हैं ये नॉर्मल पेप्टाइड बना रहा है, नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, ठीक है। फिर माना गया कि इवोल्यूशन हो रहा था तो इस जीन में एलिल में चेंजेस भी हुए, तो इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन दिस नेटिव जीन गेट मॉडिफाइड, देन इट अपीयर एज मॉडिफाइड एलिल। बट होता है ऐसा कि इवन आफ्टर म्यूटेशन और मॉडिफिकेशन, इफ दैट मॉडिफाइड जीन गिव्स सेम नॉर्मल एंजाइम और पेप्टाइड, देन वी हैव टू ट्रीट इट एज डोमिनेंट। आया समझ में? अगर ये मॉडिफिकेशन के बाद भी सेम ही एंजाइम बना रहा है, नॉर्मल एंजाइम बना रहा है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू डोमिनेंट। अब बोलेंगे सर कैसे होगा, मॉडिफिकेशन के बाद भी कैसे सेम होगा? तो होगा ये म्यूटेशन में हम लोग पढ़ेंगे, ये होता है जीन में चेंज होना म्यूटेशन है, जीन के कन्फिगरेशन में चेंज होना म्यूटेशन है। बट इवन आफ्टर चेंज इन डीएनए सीक्वेंस और म्यूटेशन, समटाइम्स फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन विल बी सेम, एक्सप्रेशन सेम होगा, इसी को हम लोग साइलेंट म्यूटेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइलेंट म्यूटेशन। तो अगर ऐसा होता है देन दिस मॉडिफाइड एलिल विल बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू डोमिनेंट। अब समझ गए होंगे शायद, ठीक है। तो ये कंडीशन तो ये हुआ। अगला कंडीशन जो है वो है कि मॉडिफिकेशन हुआ और मॉडिफिकेशन के बाद ये जो मॉडिफाइड एलिल है ये ए पेप्टाइड ही बना रहा है, लेकिन लेस इफिशिएंट बना रहा है। लेस इफिशिएंट का क्या मतलब है? समझिए कि हर एंजाइम की रिएक्टिविटी, टर्नओवर, स्पेसिफिसिटी होती है कि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतना काम करेगा, इस सबस्ट्रेट को इतना कन्वर्ट करेगा। तो मॉडिफिकेशन हुआ, ए पेप्टाइड ही बना, वही एंजाइम बना, वही पेप्टाइड बना, लेकिन जिस टर्नओवर और जिस स्पीड से या जिस रिएक्टिविटी के साथ वो उसको काम करना था वो नहीं कर पा रहा है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो गया। तो इसी को बोलेंगे। तो बताइए, तो प्रोडक्टिविटी मान लीजिए नॉर्मल एंजाइम 1000 मॉलिक्यूल पर सेकेंड कर रहा था और मॉडिफिकेशन के बाद ये 500 मॉलिक्यूल पर सेकेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशन के बाद ये रेसिव कहलाएगा या डोमिनेंट? ऑब्वियसली रेसिव। अरे 1000 बना रहा था तो वो डोमिनेंट होगा, 500 बनाने वाला रेसिव होगा। तो यही चीज है, पहला कंडीशन ये हम लोगों ने देखा। दूसरा, इफ दिस मॉडिफाइड एलिल गिव्स सेम पेप्टाइड बट less efficient nature with less efficient nature, then it will be considered as recessive. समझा? थर्ड कंडीशन में आते हैं। If after modification this allele gives another enzyme or peptide, altered enzyme or peptide, abnormal enzyme or peptide, ये देखिए abnormal या altered, जानते हैं एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे को कंडक्ट करता है, ए एंजाइम एक पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे को कंडक्ट करता होगा, उसको बी तो नहीं कर पाएगा, लेकिन मॉडिफिकेशन की वजह से ये एलिल बी का फॉर्मेशन कर रहा है, बी पेप्टाइड बना रहा है। और जब बी पेप्टाइड बना रहा है तो वो पूरा रिएक्शन चेक हो गया है। देन वी हैव टू से दिस एलिल बिहेव्स लाइक रेसेसिव बिकॉज इट हैज नो रोल इन दैट मेटाबॉलिज्म। आया समझ में? इस मॉडिफाइड एलिल का उस मेटाबॉलिज्म में रोल ही नहीं है, वो दिखेगा ही नहीं, तो क्या कहलाएगा? ये रेसिव कहलाएगा। एक लास्ट कंडीशन है जो देखते हैं, ये फिर मॉडिफिकेशन हुआ और ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ कि ये बिल्कुल भी एंजाइम नहीं बना रहा है, नो एंजाइम एट ऑल, बिल्कुल भी एंजाइम नहीं बना रहा है, तो फिर ये मेटाबॉलिक पाथवे को मीडिएट करेगा? नहीं करेगा। तो अगेन इट विल बी कंसीडर्ड एज रेसेसिव। ठीक है, फाइनली समराइज करते हैं। अगर मॉडिफिकेशन के बाद भी मॉडिफाइड एलिल नॉर्मल एंजाइम बनाता है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज डोमिनेंट। क्लियर? फिर तीन कंडीशन होते हैं रेसिव होने के पीछे। तीन कंडीशन क्या? सबसे पहला कंडीशन है, इफ आफ्टर मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड एलिल गिव्स less efficient enzyme, then it will be treated as recessive। पहला कंडीशन, ठीक है, रेसिव होने के लिए। दूसरा बोल रहे हैं, if after modification this modified allele gives altered enzyme, abnormal enzyme, then this allele will be treated as a recessive। दूसरा कंडीशन रेसिव होने का। और लास्ट कंडीशन होगा, if after modification this modified allele doesn't give any enzyme, then it will be treated as recessive। So there are three conditions for recessive, but modified allele may behave like dominant if it gives normal enzyme। That's all about concept of dominance
we can see dominance is not the independent phenomena feature of allele. It depends on interaction between alleles. In the course of evolution, gene modified and appeared as different form, that is the allele. Most of the modified alleles are recessive in nature, ऐसा माना गया है। बुक्स मेंशन करते हैं कि जो भी नेटिव फॉर्म था वो डोमिनेंट ही आया था, और धीरे धीरे जो मॉडिफिकेशंस हुए हैं उससे मैक्सिमम, नॉट ऑलवेज बट मैक्सिमम टाइम्स ऐसा हुआ है मॉडिफाइड एलेल्स का ही फॉर्मेशन हुआ है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा मॉडिफाइड एलेल्स का फॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द मॉडिफाइड एलेल्स आर रेसिव इन नेचर। मॉडिफाइड एलेल मे बिहेव लाइक डोमिनेंट इफ इट गिव्स नॉर्मल एंजाइम, ठीक है, और मॉडिफाइड एलेल विल बी कंसिडर्ड एज रेसेसिव इफ इट गिव्स, क्या है बताइए, लेस एफिशिएंट एंजाइम, एबनॉर्मल और ऑल्टर्ड एंजाइम, और थर्ड कंडीशन है नो एंजाइम एट ऑल। तो इस कंडीशन में ये रेसिव कहलाएगा। तो फाइनली होपफुली आप समझ पाए होंगे कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस को। यहीं पे आज का लेक्चर मैं कंक्लूड करता हूँ, और इसके साथ ही हम लोग अगले लेक्चर की बात भी कर लेते हैं। अगला लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। यह होगा मल्टीपल एलेलिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी शॉर्ट में पढ़ा एबीओ सिस्टम के बारे में। एबीओ सिस्टम एग्जैक्टली पढ़ा ही नहीं है, हम लोगों ने बस इतनी सी बात की कि IA एलिल और IB एलिल विच गिव AB ब्लड ग्रुप, है ना, आर कोडोमिनेंट, बोथ विल एक्सप्रेस टुगेदर, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एलेलिज्म में, जो अगला चैप्टर होगा। थैंक यू वेरी मच।